हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान। एक ही ईशजन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम या कोई भी है रिश्तेदार है पड़ोसी है, तो इस बार शेयर कर सकते हो वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए एग्ज़ाम तक, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आ रहे हैं ना, वो सब आपको सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट सेक्शन में। कुछ राय, कुछ सुझाव, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टार्ट करें। हाँ, लाइव सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। अभी कुछ एक ही क्लास वैसे लिया है, बट आगे की क्लासेस भी लाइव सेक्शन में होंगे शाम के वक्त। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCER सीरीज़ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में। इसमें क्या होगा, जितने भी सब्जेक्टिव, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, ठीक है, एक टाइप से समझो कि पूरा चैप्टर आपको आपके हाथ में होगा, ठीक है, PDF में होगा, रिवीजन हो जाएगा। किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो भी मैं बताते चलूँगा। सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी बन ही जाएगा। और हाँ, उम्मीद है ये सब सारे सब्जेक्टिव्स, ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन होंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 है और शिद्दत से कई साल, कई अरसों पहले आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे। अपने नोट्स को लेके बैठना है। जो आंसर आपने ऑलरेडी नोट्स पे रखा उस पर बस टिक आउट करना है, समझते चलना है। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, NCERT के जितने भी एक्टिविटीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव खास करके किस हिसाब से बनेंगे वो भी बता दूंगा। NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर भी रिविजन हो जाएगा। सब्जेक्टिव किस हिसाब से बनेगा वो भी पता चल जाएगा, और सारी चीज़ें भी कवर होते चलेंगे। एंड आपका एक्टिविटी तो सिर्फ केमिस्ट्री में है। चैप्टर 1 करेंगे आज जल्दी से, और साथ में चैप्टर 2, चैप्टर 3 कोशिश करेंगे कि फिर कंबाइन करके फिर एक वीडियो या 2 वीडियो ला करके पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। और जिसको ऑब्जेक्टिव में डर है तो एक ही बात है, साइंस के लिए आप डिकोड सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। और आपका साइंस के PYQs भी हम लोग शाम को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका SST को सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके का साइंस में भी हम लोग PYQ को सॉल्व करेंगे शाम में लाइव आकर के। तो पहले आप डिकोड सीरीज़ को अच्छे से देख लेना, ताकि PYQ के क्वेश्चन सबसे बस तरीके से बनने लगेगा, तब आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बन सकता है, किस हिसाब से, हर एक चीज़। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी तो आ गया है, ठीक है, तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या समझते हैं आप केमिकल रिएक्शन से? ऑलरेडी आपके मेंशन है नोट्स में। अगर नोट्स है तो ठीक है, वरना ठीक ये वाला PDF मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो बाद में, लेकिन समझते चलो लिखना क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। साइंस की बात कर रहे हैं, कहाँ डायग्राम बना सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, सब चीज़ें बताते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, चलिए बताते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर केमिकल सब्सटेंस नोन एज केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट में है। ठीक है, लिखना कैसे है, सिंपल सा आपको लिखना है जैसे सेक्शन। और साइंस में भी आपको मैं वही सुझाव दूंगा जो SST में दिया था, कि सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। रीज़न सिंपल सा है, तभी जाओगे सुंदर से सजा के लिखोगे। ठीक है, लिखने से पहले अगर 5 नंबर में दिया ना, तो ये पूरा का पूरा देगा, बट जनरली देता नहीं है 5 नंबर में, खास करके ये क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, देना भी हो ना 5 नंबर में तो वो फुल दे देगा कि टाइप केमिकल रिएक्शन, और उसका पूरा टाइप लिखे तब देगा 5 नंबर में। हालांकि उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, खास करके 5 नंबर में। क्या देगा वो भी बता दूंगा। फिलहाल 2 नंबर में आपको 2-2 नंबर करके डिवाइड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछा तो क्या लिखना है, क्या पूछा तो क्या लिखना है। तो केमिकल रिएक्शन सिंपल से क्या लिखना है, तुम्हें आंसर देना है, आंसर। और जो सब्जेक्ट का लिख रहा हो, अगर केमिस्ट्री लिख रहे हो तो जैसे शॉर्ट आंसर है तो यहाँ पे लिख देना शॉर्ट आंसर। बताते चल रहा हूँ, बस एक को समझा रहा हूँ, बाद बाकी ठीक है। शॉर्ट आंसर लिख दिया। शॉर्ट आंसर किसका? केमिस्ट्री। तो यहाँ पे तुम लिख देना सब ब्लू कलम से, अगर लिख रहे हो तो ब्लैक से तुम बस एक बार नीचे एक लाइन कर देना, अंडरलाइन कर देना। क्या कर रहे हो? केमिस्ट्री लिख रहे थे, यहाँ केमिस्ट्री वाला लिख देना। ठीक है, आंसर। आंसर कितना नंबर है? अगर मान लो 1 नंबर है तो 1। और चीज़ों को सीरीज से बनाते हुए चलना। 1 नहीं आ रहा है तो 2 बनाना, 2 नहीं आ रहा तो 3 बनाना, इस तरीके से करके। ऐसा नहीं 5 बनाए फिर 9 बनाए फिर 8 ऊपर बना दिए तो वो दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे? हाँ, आंसर लिखने के बाद तुमसे क्या पूछे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को तुम यहाँ पे सब हेडिंग बना देना। जो पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू ब्लैक ओनली।
जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लू ब्लैक यूज़ कर सकते हो। ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से बस हाईलाइट कर देना जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ तुम अगर लिख देंगे केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे लिख दिया केमिकल रिएक्शन के बाद इसमें बस अंडरलाइन कर देने के बाद यहाँ पे अपना अपना जिसका जो आंसर है आंसर लिख देना। तो आंसर लिखने के साथ साथ ये भी ख्याल रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, केमिकल सब्सटेंस का, किसमें, अनदर केमिकल सब्सटेंसेस में, और साथ में अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो और भी वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछेगा, देखो मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसी के अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, हर एक चीज़ बताते चलता हूँ। सिंपल अगर पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो लिखना द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस नोन एज केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, और इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विच कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। ये पूरा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया विथ एग्जाम्पल। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, ये सब क्या है आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल जैसे लिखना है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के नीचे हाईलाइट कर देना ताकि दिख जाए कि एग्जाम्पल भी लिखा है, तो 2 नंबर पूरा का पूरा फिक्स कर देगा। समझे, इसमें डायग्राम तो नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और ये आपके खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो टेक पार्ट लेता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, ये 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन के दौरान, ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इनमें से क्या चीज़ें होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, बस बातों को समझो। तो क्या होता है, फास्ट कर लो वीडियोस को। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कलर में चेंजेस आते हैं, स्टेट में चेंज आते हैं, टेम्परेचर में, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पॉइंट्स को याद रखना काम देगा, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। समझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। इस तरीके से आंसर, वही चीज़, आंसर जितना है शॉर्ट में अगर पूछा है तुमसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे लिखना है, आगे बढ़ना है। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बस क्या हो सकता है, to obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present to product। ठीक है, ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस इधर से उधर जाता है, बाल बाकी बराबर रहता है। ठीक है, याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में बहुत बार आ चुका है। यहाँ से आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन याद तो सब कुछ करके जाना होगा। नोट्स टाइप पे है, नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। रिविजन जिसने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए, नोट्स तरीके के भी इसको पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स टाइप का। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन 5 नंबर बनाना हो तो वही चीज़, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, 5 नंबर के लिए अगर बनाना हो। ठीक है, लेकिन जनरली नहीं बनाता है, खास करके इस चैप्टर से। क्या ले सकता है 5 नंबर के लिए वो बताऊंगा, थोड़ा सबर रखो। डिस्कस द टाइप ऑफ, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है कि जुड़ रहा है। जब 2 और मोर एलिमेंट जो कंबाइन होता है एक सिंगल चीज़ बनाता है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे, तुम यही लिख के आ जाओगे तो तुमको पूरा का पूरा नंबर नहीं देगा, 1 नंबर देगा। वही 3 चीज़ अगर तुम विथ एग्जाम्पल में अगर लिख दोगे ना, इक्वेशन ही कम से कम लिख दिए, यही वाले चीज़ ही लिख दिए, ठीक है, या फिर समझाने के लिए A+B = AB भी लिख दिए ना, तो फिर भी उसको अच्छा लगेगा, 2 नंबर देने के लिए वो राज़ी हो सकता है। समझे, तो याद रखना अगर तुम लिख रहे हो तो विथ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा साइंस में। बात को ध्यान देते हुए सुनते चलना। चलो, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन एयर तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर में तो क्या फॉर्म होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मैं हाईलाइट नहीं करता, पता चला फिर PDF को जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो फिर दिखेगा नहीं तुम्हें, है ना। समझ गए, इक्वेशन भी साथ लिखना है। अगर सिंपल सा कॉम्बिनेशन पूछे तो 2 नंबर में तुमको इतना कुछ लिखना है, क्या है, और विथ एग्जाम्पल।
और तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, अगर कुछ और डेफिनेशन है तो वही याद करना, ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। 10 चीज़ को याद करने से अच्छा एक ही चीज़ को याद करके जाओ अच्छे से, ठीक। चलो, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस पूछ लेता है बहुत बार। तो रिएक्शन इन विच क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा, रिएक्शन इन विच कंपाउंड जो होता है वो टूट जाता है मोर एलिमेंट में, उसको बोले डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अपोजिट जस्ट होता है, कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। विथ एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑलरेडी याद ही होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा तुमको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बस डिस्प्लेस करता है। देखो, इन द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स यूट्यूब की दुनिया में, तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो इतना देख लेगा मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, समझ जाएगा कि आंसर सही है और तुम्हें आंसर दे के चले जाएगा, मतलब नंबर दे के चले जाएगा, फ़ोन नंबर नहीं, एग्जाम का मार्क्स, ठीक है। और इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको अगर हाईलाइट कर दिया ना तो और खुश हो जाएगा कि तो बहुत अच्छा पढ़ के आया। ऐसे पूछ सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप खोजे क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार आपका ये होता है, डिस्प्लेस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटाता है लेस रिएक्टिव को, तो ये भी याद रखना, ठीक है। समझ गए, एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग जिंक को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये होता है ऑब्जेक्टिव, इस हिसाब से तुमसे पूछेगा कि जब हम लोग जिंक को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सा गैस देगा हमको, तो हाइड्रोजन गैस, और क्या देगा, जिंक क्लोराइड। ये सब पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है, ये सब काम देगा बहुत ज़्यादा। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन दिस रिएक्शन आयोन, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर देना, आयोन एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिटवीन 2 रिएक्टेंट और फॉर्मिंग करता है न्यू कंपाउंड। एग्जाम्पल आपको वहीं याद रखना है, जब हम लोग बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है एक्टिविटी से दिखाऊंगा कहाँ का कौन सा एक्टिविटी नंबर सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ सकता है तुम्हें ऑब्जेक्टिव में। देखो डेप्थ में क्वेश्चन बनाएगा, डेप्थ में क्या एनसीईआरटी का कैसे क्वेश्चन बना सकता है ना, ये नहीं कि अब बस पीवाईक्यू चल दिया, नहीं, क्या पॉसिबल चीज़ है वो भी बता रहा हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ तो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा, तो वाइट कलर का, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। या किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो बैरियम सल्फेट का, ठीक है, अलॉन्ग द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल समझ आओ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, बताऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, एक आता है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन में भी टाइप होता है। एक होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल नाम से पता चला हीट का काम हो रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, किसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है किसके कारण से, हीटिंग के कारण से, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो है ना, ये एरो हीट इस तरीके से वहाँ पर टाइपिंग पे नहीं हो पा रहा था, इसी कारण से, समझे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है, फोटोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइट से समझ गए इलेक्ट्रिसिटी, तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड, किसके कारण से, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो अगर तुमको नहीं याद हो रहा है, एक चीज़ याद करना, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस यहाँ पे हीटिंग के जगह पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, सेम आंसर हो जाएगा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, समझे। छोटी छोटी चीज़ें को अप्लाई करना, ठीक है, समझे, काम देगा, है ना। ऐसा नहीं कि हर एक का डेफिनेशन रटते चले, एक का डेफिनेशन याद किया 3 को ऐड करके वहीं निकल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो समझे, एग्जाम्पल के जब हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन वाटर, डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, किस हिसाब से, पता है, ये एग्जाम्पल से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन अच्छा लेवल का बनाना हो, कि हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी
वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो किस में टूटेगा, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ रहे हो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लाइन से ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से भी बन सकता है। फोटोलाइटिक नाम समझ गया, फोटो में लिखी जो नहीं, सॉरी फोटो है ना, फोटो मतलब लाइट, लाइट बोले तो सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस फोटोलाइटिक वही वाला। जब रिएक्शन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज सनलाइट, याद नहीं करना, क्या करना, बस यही वाला याद कर लेना। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन किसका, इस बार लिख देना, बिकॉज द हीटिंग ऑफ बिकॉज ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अच्छा सूटेबल वर्ड होगा। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर ये याद नहीं करना हो बस ये 3 वर्ड पकड़ के रखना, फोटोलाइटिक में सनलाइट लगाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, बस ये वाला याद करना, इस पर चिपका देना, सेम डेफिनेशन। लेकिन क्या करना है तुम्हें, ताकि वो उसका देखो हर एक चीज़ सेम लिखोगे तो वो सोचेगा तो सेम ही लिखा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हीटिंग लिख रहे हो तो हीटिंग के नीचे आप क्या लगाना है, अंडरलाइन लग जाना, ताकि उसको दिख जाएगा कि हीटिंग लिखा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाला बात है तब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नीचे हाईलाइट कर देना, आपके सामने उसको दिख जाएगा कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी पास कराया है, ठीक है। और सनलाइट में क्या करना है, सनलाइट के नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि उसको समझ में आ जाए कि किसका आंसर किस में है, ठीक है। वरना सेम ही लगेगा ना उसको, जो तीनों डेफिनेशन सेम लिखा है, तो वो चीज़ भी क्लियर होना चाहिए, है ना, ठीक है। ओके, समझ गए। और एग्जांपल अगर लिख सकते हो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में होता है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखें तो डिकम्पोज हुआ सिल्वर मेटल एंड कौन सा गैस में, तो क्लोरीन गैस में। ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से भी पूछ सकता है, और कहीं ना कहीं पूछा है 10 साल में, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। चलो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत बार पूछ लेता है, 2-2 नंबर में, 2-2 नंबर में मतलब क्या, साथ में करके पूछता है। तो और देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना डेफिनेशन को बड़ा कर दिया है, सेम चीज़ है बट अलग अलग फॉर्मेट में। यहाँ देखो तुम एक ही चीज़ को याद करना ताकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर ना भटके। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको काट देना यहाँ से लेके यहाँ तक, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड नॉन एज ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट, ठीक है। मेटालिक एलिमेंट, यहाँ से सोचो मेटालिक एलिमेंट को भी काट दो, ठीक है। बता रहा हूँ बस तुम इतना याद रखना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे और 1 मिनट ताकि थोड़ा सा तुम्हें, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड नॉन एज ऑक्सीडेशन। देखो ये नॉन मेटालिक, ये मेटालिक, तुम थोड़ा सा मतलब होता है ना कि इधर उधर भटक जाओगे, याद नहीं होगा, तो सिंपल से याद रखो, अगर ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन और रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बना देगा, इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बना देगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चल जाएगा, ठीक है। चलो अब रिडक्स इसको, ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन का देखो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको काटो यहाँ से लेके यहाँ तक, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला लाइन याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हटा देना, फ्रॉम अ कंपाउंड कॉल्ड रिडक्शन, शॉर्ट डेफिनेशन बना दो, काम क्लियर रहेगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन मैं सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ला रहा हूँ ताकि जैसा भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछ ले दोनों बता दोगे। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन, देखो द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडाइजिंग के लिए उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव करे हाइड्रोजन को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि तुमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजेशन बोले, ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे, तो वही चीज़ है, बस यहाँ पे 2 पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। रिड्यूसिंग में सेम चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या दे, हाइड्रोजन दे, उसको क्या बोलेंगे, उसको फॉर रिडक्शन के लिए उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव करे ऑक्सीजन उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम चीज़ है, बस लिखने का याद रखना तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ हो रहा था, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, या तो रिमूवल हाइड्रोजन, दोनों मिला के ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। यहाँ पे
एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा था ऑक्सीजन का, तो क्या हो रहा था रिडक्शन। तो वही 2 पॉइंट्स है, याद रखना। या तो आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ लेगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कैसे करके कि तुमसे ये पूछेगा कि अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फलाना एजेंट, ढिमकाना एजेंट, ऐसे पूछ सकता है। समझे? हाँ। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस known as redox reaction, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नन ऑफ दीज। तो रिडॉक्स रिएक्शन को याद रखना। चलिए, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक बहुत बार पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो ज़्यादा कुछ मत करना, डिफरेंस पूछे एक टेबल बना देना, या फिर अगर नहीं भी बनाना हो तो सिंपल सा पैराग्राफ में लिख सकते हो। बट मेरा मानना है अगर डिफरेंस पूछा है तो तुम टेबल बना देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखना है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में आपका क्या होता है, हीट जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। द रिएक्शन इन प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये द मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कैसा, एक्सोथर्मिक। और इस पॉइंट से क्या बन जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा ये होता है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। तो कैसा होता है एक्सोथर्मिक। साथ साथ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट बताते चल रहे हैं, बस दिमाग को शांत रखो, सुनो किस हिसाब से बन सकता है। एक्सोथर्मिक ठीक है, पूछ लेगा। ऐसा भी होगा कि हीट यहाँ पे इवॉल्व होगा, ठीक है, और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, या एनर्जी रिलीज भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक में इवॉल्व भी बोल सकते हो, ठीक है, या प्रोड्यूस भी बोल सकते हो। तीनों वर्ड दे दे, बात सेम ही है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो याद रखना क्या आपका रेस्पिरेशन, आपका एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इंडोथर्मिक नाम से पता चल रहा है कि अंदर है ना, उस तरीके से। इसमें क्या है, हीट जो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन कार्बन, कैल्शियम कार्बन, ये कैसे एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। इसे क्या क्या पूछ सकता है पता है तुमसे, एक तो पूछेगा कि एनर्जी ऑब्जेक्टिव में कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आ जाओ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लायक है क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग, रस्ट बोलो या रस्टिंग बोलो या कोरिजन, क्या डिफरेंस है। देखो प्रोसेस सिंपल सा, इसी तरीके से तुमको चार्ट बनाना है और चार्ट को खाना नहीं है, एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना है। एक तरफ कोरिजन लिखना है, एक तरफ रस्टिंग लिखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख रखा है। जैसे कोरिजन जो होता है डिफरेंस सरफेस पे हो सकता है, जैसे स्किन, वुड, मेटल वगैरह में। रस्टिंग जो होता है वो सिर्फ आयरन और अलॉयज़ के इसमें होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और देखो कोरिजन कैन अकर व्हेन सब्सटेंस एक्सपोज टू एयर एंड सम केमिकल, बट लेकिन रस्टिंग जो होगा वो कब होता है, जब मॉइस्चर और एयर प्रेजेंस हो, ठीक है, एक्सपोज एयर एंड मॉइस्चर। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रखना। अगर आपके इसमें ऑलरेडी डेफिनेशन है कोरिजन का और रस्टिंग का तो कुछ मत करना, एक कोरिजन का बॉक्स बनाना, एक रस्टिंग का। जो डेफिनेशन तुमको याद है, एक थाली इधर भर देना, एक थाली इधर भर देना, काम कर निकल जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुमको क्या करना है, बस हाईलाइट कर देना है, ठीक है। 5 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी अभी तक जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो दो नंबर का मामला था। और प्रिवेंशन भी अगर पूछ दे तो 5 नंबर में देगा। तो पेंटिंग कर सकते, ग्रीसिंग, ऑयलिंग कर सकते, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये तुमसे 5 नंबर पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरिजन एंड मेंशन सम प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखना, ठीक है। रेंसिडिटी अलग से टॉपिक यहाँ पे 2 नंबर में आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। रेंसिडिटी एनसीईआरटी का हर एक हेडलाइन, हर एक तुम्हारा पॉइंट से क्वेश्चंस बना सकता है। मतलब देखो हेडलाइन मतलब जो टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। खास करके बिहार बोर्ड में एक ये है कि ज़्यादा चीज़ों को, सब्जेक्टिव चीज़ों को ज़्यादा आपको देख के रखना पड़ता है। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं
ठीक है, लेकिन इतना सारे क्वेश्चंस है, 50% बनाना है कि सब्जेक्टिव से काम निकल जाता है, मतलब कि आपका थ्योरी से ही पूरा पूरा काम निकल जाता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो रेंसिडिटी दिया, यहाँ पे लिख देना रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, वो फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस हो जाता है। ठीक है, एक्सपोज हो जाता है एयर के कारण से, बहुत टाइम रहने के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज़ काउज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। मेथड भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग ऑफ नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड सफर। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आई थिंक ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मैं क्या बोल रहा था कि चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन क्यों यूज़ करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो यही कारण है। आगे भी मैं क्वेश्चन ऐड किया, वैसा नहीं किया, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी है, तो आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, चलिए, ऐसा भी क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि जिसमें टेस्ट और ऑर्डर फूड मटेरियल का चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। अभी तक आया नहीं है, बट चांसेस है, अगर अच्छे से क्वेश्चन बनाना हो तो इस हिसाब से भी बना सकता है। समझ रहे हो बातों को, बस समझते चलो। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये तो आपका एक्टिविटी से क्वेश्चन है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन क्यों करते हैं, सोचो क्यों क्लीन। तुम कोई किताब को रखे हो, बहुत दिन रह गया है, धूल लग गया है, तुम खोलने से पहले एक बार झाड़ोगे ना, पोछोगे ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, रिमूव करते हैं उसका थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO नॉट MjO, ठीक है, दैट फ्रॉम द सर्फेस ड्यू टू द रिएक्शन विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर। टिपिकली रबिंग सैंड पेपर से हम लोग करते हैं ताकि वो ऑक्साइड का लेयर हटा सके, फ्रेश हो सके, ठीक है, और वो जल्दी जल सके और प्रोड्यूस करेगा वाइट फ्लेम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो कौन टाइप का फ्लेम बनता है, तो वाइट टाइप का। हर एक चीज़ जहाँ से पॉसिबल बन सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास में भी मैं बताते चलूँगा, लेकिन फिर भी डिकोड सीरीज़ को देखना ना भूलना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक्टिविटी से, क्या होता है क्या होता है, पैसिव वाला नहीं। द वाइट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, जब उसको आयरन नेल डिप करते हैं नेट, तो क्या हो जाता है, देखो, जब आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट, एग्जाम यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया, माफ़ करना, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है किसमें, चेंज किसके कारण से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण से। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब आयरन नेल में डालते हैं तो किस टाइप का रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत हार्ड बनाना हो, बहुत कुछ करना हो, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, समझे, ओके। इसमें क्या होता है, Fe यानी आयरन जो होता है, ऐसा सिंबल भी पूछ लेता है कि आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, जो डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। सब्जेक्टिव इस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव भी इसी हिसाब से पूछ सकता है। कलर में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड इनटू आयरन, वो रिड्यूस हो जाता है एंड डिपॉजिट रेडिश ब्राउन, एग्जांपल ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। ठीक है, कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ द नील, याद रखना। और जो सॉल्यूशन टर्न ग्रीनिश किसके कारण से, आयरन सल्फेट के कारण से, ठीक है, याद रखना। विच जो होगा पील इन ग्रीन इन कलर, ठीक है, याद रखना। और कुछ चीज़ें आई थिंक फिलहाल के लिए है ना, 1 मिनट, चाय आ गया है मेरा, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने तुम्हें बताया ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन इज अ डैश 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 प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, कुछ भी है ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि देखो रेस्पिरेशन कंसीडर करता है एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर एनर्जी, और इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ATP, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, आई थिंक क्लास 9, याद रख लेना, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे तुमको दिखाया गया, ये भी रिएक्शन क्वेश्चन दिखा देना, बंदा खुश हो जाएगा, फुल का फुल नंबर दे देगा। ठीक है, और मेरा साइंस में आया था 90, ठीक है, जहाँ तक मैं देखो, मेरे जहाँ गलती हुआ था वो
ऑब्जेक्टिव में गलती हुआ था, जहाँ तक मैंने आके जो भी चेक किया था ना, तो ऑब्जेक्टिव में लगभग गलती हुआ था। और मुझे आई थिंक प्रैक्टिकल में 19 दिया था, 19 नंबर दिया था। ठीक है, इधर में कुछ 20 में से आई थिंक को 90 दिया था, 19 दिया था। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक हुआ था। सब्जेक्टिव जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से मैंने मतलब बहुत अच्छा किया था। मैथ का एग्जाम था पहले, बहुत बेकार गया था, ठीक है, मत पूछना क्योंकि मैथ में कितना नंबर आया। बट मैं उस दिन रात को बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक ये स्टोरी मैं हर साल स्टूडेंट को बताता हूँ। उस दिन रात को मैं क्या करूँगा, कैसे एग्जाम जाएगा। एक तो पहला एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग के कारण, क्योंकि मैथ पहला दिन ही, पहला बार ही मैथ था, टाइम लग गया, क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बना पाए। इसीलिए गलती पहला दिन क्या किए थे, मैथ में 2 नंबर की चीज़ें पहले बनाने लगे थे, है ना, उसी में दिमाग लगाने लगे थे, सजाने लगे थे, टाइम ख़त्म हो गया था। इसीलिए साइंस के दिन मैं सबसे पहले जा करके 5 मार्क्स, मतलब OMR कंप्लीट करने के बाद, OMR 1 घंटे के लिए देता है, ऐसा नहीं OMR आराम से रख दिए सब्जेक्टिव बना रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। OMR 1 घंटे ले लेते हैं, 1 घंटे बाद OMR को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला जैसे जो अपना क्या बोलते हैं केमिस्ट्री है तो लॉन्ग आंसर केमिस्ट्री, फिर शॉर्ट नहीं, फिर लॉन्ग आंसर फिजिक्स, लॉन्ग आंसर बायो, ठीक है, करने के बाद फिर शॉर्ट आंसर पे गया। बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया था। एग्ज़ाम से आते वक्त रास्ते में खूब क्या बोलते हैं, खूब ज़्यादा सेटिस्फाई थे कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट भी उसी हिसाब से साइंस में दे दिया था हमको, नंबर और भी आ सकता था, बट ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कोई ना, हो जाता है। देख लें, तुम लोग जैसे बता रहे चीज़ों को करते चलो, हमसे भी अच्छा नंबर आएगा, और ऑलरेडी आ चुका है 2-3 सालों में, तो 2 साल से ऑलरेडी देख रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा 96, 94, 95, 97 तक भी आया हुआ है साइंस में, तो तुम लोग का भी आएगा। तो ये टेंशन मत लो कि इंग्लिश मीडियम है नंबर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ठीक है, बिल्कुल देगा, अच्छे से लिख के आओगे, हर एक चीज़ अच्छे से करके आओगे, नंबर देगा, ठीक है। चलो, आप क्या समझते हैं पैसिपिटेशन रिएक्शन से, एग्जांपल से देखके बता दीजिए। बता देते हैं पैसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें सॉल्युबल ऑफ आयोन सेपरेट सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड, दे सेटल डाउन आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज अ सॉलिड। दिस इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिपिटेशन, जो घुलता नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन याद रख लेना। एग्जाम्पल यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट, आपसे ऐसे पूछते हैं फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। जब उसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं तो अभी जैसे हम लोग ने किया पैसिपिटेट बनता है वाइट सॉलिड का, ठीक है। और कौन सा सिल्वर क्लोराइड ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl फॉर्म सॉलिड ऑब्जर्व इन पैसिपिटेशन। एग्जाम्पल याद रखना। ऑयल आ गया क्वेश्चन वही वाला, चिप्स वाला, बट यहाँ पे ऑयल एंड फैट दिया है, यहाँ पे आपसे चिप्स भी दे सकता है कि उसको उसमें क्यों नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि देखो बस उसी यही सेम आंसर को चिप्स वाला में अप्लाई कर देना, ये पूछे तो इसमें भी अप्लाई कर देना। मैं बता दूँ किस तरीके से। पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड और इन नाइट्रोजन गैस, देखो यहाँ तक ठीक है, ये पूछा था तो ठीक है, ये लिखा। अगर तुमसे चिप्स पूछता, ये इतना जगह के अंदर बस तुम चिप्स लिख देना, बिकॉज चिप्स, जो भी क्वेश्चन पूछा हो तो नाइट्रोजन या बिकॉज ऐसे डायरेक्ट लिख देना, बिकॉज नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी को। चिप्स पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। जब व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज इन एयर, देयर ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस हैव अनप्लीजेंट स्मेल, खराब स्मेल हो जाएगा, खराब टेस्ट हो जाएगा। और when it surrounded by unreactive gases nitrogen there is no oxygen और no air, और जो काउज नहीं करता है क्या, ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है और मेक इट रैंसिड, ठीक है, याद रखना, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग NCERT के एक्टिविटी से। NCERT एक्टिविटी 1.1 तुम्हारा ऑलरेडी सब्जेक्टिव में क्लियर हो गया है। 1.2 से चलते हैं। क्या करो, NCERT ओपन करो फटाफट से, NCERT बुक है ना। और NCERT में कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, तो पुराना वाला NCERT है, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेना, नया वाला सॉरी अगर न्यू वाला है तो PDF देख लेना, या फिर ये इसको लिख लेना। आप फटाफट से NCERT बुक ओपन कीजिए जिनके पास है। वहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में जाइएगा, पेंसिल ले लीजिए हाथ में, ठीक है, बात को सुनते चलिए। वहाँ पे आपसे पूछा था कि अगर हम लोग लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो ये कि येलो पैसिपिटेट बनेगा ऑफ लीड आयोडाइड, ठीक है। कहाँ पे, अपेयर इन द बॉटम। तुमसे ये कहाँ पूछेगा पता है, ऑब्जेक्टिव में। अगर बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव मतलब गड्ढा करके अगर क्वेश्चन बनाना हो ना, तो ऐसे पूछेगा कि व्हेन what happened when lead nitrate solution add mix with potassium iodide या add potassium iodide, what happened। तो तुमको इस तरीके से याद रखना, क्या बनेगा, वाइट येलो पैसिपिटेट बनेगा। क्वेश्चंस तुम क्या करना बुक में, तो देखो
क्या ऑब्जर्व है वहाँ पर बुक में भी देखना लिखा हुआ है, उसी में तुम वहाँ आंसर लिख देना, वो येलो प्रेसिपिटेट एंड लीड आयोडाइड बनेगा अपेयर एट द बॉटम, वहीं पे बुक में आंसर लिख देना, रिवीजन करोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 1.3 में पूछा था कि हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे, जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा, तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो क्या देखो हम लोग बबल और ऑब्जर्व्ड मिलेगा, जिंक ग्रैन्यूल्स बनेगा क्योंकि ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, टच जब हम लोग टच करेंगे किसी कोनिकल फ्लास्क को वो बहुत ज़्यादा क्या उसका टेम्परेचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका देखो ये कोई एक आई थिंक देखो एक मिस्टेक, रुक जा ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, तो पहला वाला का आंसर ये वाला होगा। जब हम लोग क्या करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, बबल्स को ऑब्जर्व करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स अराउंड हो जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा ये पूछा है तो कोनिकल फ्लास्क ट्यूब कैसा रहेगा, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा और वो कैसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाला में आ जाएगा। बस इसको आप अपना बुक में लिख देना, वहाँ पे देखना यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि एडेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये चीज़ लिख देना कि बबल ऑब्जर्व होंगे और जिंक ग्रैन्यूल्स अराउंड में होगा और रिलीज होगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है ना। ठीक है, और ये किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और कोनिकल फ्लास्क अगर पूछेगा तो वो कैसा है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। चलिए अच्छा, अगर क्वेश्चन 1.4 एक्टिविटी से ये क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम को बीकर में रखेंगे और धीरे धीरे पानी को ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बीकर को टच करेंगे तो कैसा होगा, तो बीकर हो जाएगा हॉट। आपने देखा हो चूना पत्थर अक्सर जब घर में वाइट सीमेंट करने आते हैं ना, तो देखते हैं जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो एकदम बबल टाइप का बनने लगता है। ठीक है, वो कैसा गर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो प्रोड्यूस क्या करता है, सिल्क लाइम चूना पत्थर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या करता है रिलीज करता है क्या, हीट को रिलीज करता है। तो क्या पूछ सकता है सिल्क लाइम का फॉर्मूला क्या है जी, या किस नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे पूछ सकता है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एडेड विथ वाटर, ठीक है, तो क्या चेंजेस हो गए। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, इस हिसाब से क्या फॉर्म होगा, सिल्क लाइम फॉर्म्ड होगा। ठीक है, चलिए, और हीट रिलीज करेगा। एक्सरसाइज 1.5 में देखो, सॉरी एक्टिविटी 1.5 में तुमसे पूछा था कि यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट ऑफ क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, और कलर तुमको नोट करने बोला है कि ये अपना फेरस सल्फेट क्रिस्टल का तो कलर कैसा ग्रीन इन कलर था। ठीक है, जब उसको बॉईल करेंगे फ्लेम में तो वो किस रंग से आएगा, ऑब्जर्व तुमसे पूछा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है कि द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4.7H2O, वो चेंज हो जाएगा वाइट, किसी कारण से एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर लॉस हो जाएगा। फर्दर हीटिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव बना सकता है, हर एक पॉइंट में मुझे अगर क्वेश्चन बनाने देना मैं हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव बना के रख दूंगा। ठीक है, किसी देखो कलर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, फेरस सल्फेट का हो रहा है टू फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिख लेना, पता नहीं पूछता है। और क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तीनों जितना भी ये फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूछ देता है कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कब फॉर्म होता है, इसे पूछ सकते हैं जब ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा वाइट में, वो क्या फॉर्म करेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का पता नहीं, मेरा दिल अजीब बोल रहा है कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, तो याद रखना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का पूछेगा, ट्राइऑक्साइड का पूछेगा, ट्राई बोले तो 3, डाई बोले तो 2, सीधा सीधी बात खत्म है ना। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये भी याद रख लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6, जब लीड नाइट्रेट, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बुक में देखना 1.6 को अच्छे से पूरा पढ़ लेना, मैंने शॉर्ट में चीज़ों के लिया है ताकि बहुत ज़्यादा पेजेस ना हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेक अबाउट 2 लीड नाइट्रेट पाउडर इन द बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ऑन द ओवर द फ्लेम, शो फिगर, वहाँ फिगर आपको दिखेगा 1.5 में। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्राउन फ्यूम जो होगा नाइट्रोजन गैस वो इमिट होगा, कौन सा फ्यूम इमिट होगा, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सा क्या फ्यूम, कौन कलर का फ्यूम, कौन गैस का
तो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और कौन सा, ब्राउन फ्यूम, ठीक है, याद रखना। एक्सरसाइज 1.7 क्या, कि जब 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 क्या है, टेस्ट द गैसेस बाय वन ब्रिंगिंग द कैंडल क्लोज, तो क्या हो जाएगा, तो पॉप साउंड निकलने लगेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, आप एक बार 1.7 आई थिंक बहुत ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज ये पूरा 1.7 पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। जब हम लोग कैंडल को लेके आएंगे तो गैस एट द कैथोड, और वो बर्निंग लगेगा, जलने लगेगा इमिडिएटली, बट एट द गैस एनोड वो बर्न नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ठीक है। चलिए, एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव होता है, ये याद रखना, और हाइड्रोजन का कलेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैथोड गैस में कौन सा, कैथोड में कौन सा गैस कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन। एनोड में कौन सा, ऑक्सीजन। एनोड कौन सा ये होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और कैथोड कैसा ये होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस हिसाब से 4 ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही पॉइंट से बना सकते हैं, ठीक है, और बना चुका है कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। कैथोड जो होगा वो डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगा कंपेयर टू एनोड, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर 2 मोल आर रिलीज विथ 1 मोल, ठीक है। ये मत याद रखना, बट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PVI आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, 1.7 के बाद 1.8, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे वो ग्रे कलर हो जाएगा, किसके कारण से, डायरेक्ट आंसर 1.8 का मैंने लिखा है कि कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड वो ग्रे कलर का हो जाएगा, किसके कारण, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर इनटू सिल्वर और आपका क्लोरीन बाय लाइट के कारण से, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑलरेडी आपने ऊपर वाला में देखा होगा, डीकम्पोजिशन वाला चैप्टर में अपना फोटोलाइटिक वाला का एग्जाम्पल है ना, ठीक है। यहाँ पे ये सब फॉर्मूला तो याद ही रखना। जब 20 मिनट्स जब हम लोग आयरन को नेल डिप करेंगे तो ब्राउनिश कलर हो जाएगा ब्लू कलर में, ठीक है। तो क्या होगा, वही सारी चीज़ें, बस ही मैं यहाँ पे आंसर जो है, आई थिंक आंसर यहाँ से आंसर है, ठीक है। जब 20 मिनट बाद क्या होगा, तो वही चीज़ें हैं कि वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर ऑफ किसका, CuSO4 सॉल्यूशन फेड हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके कारण से, केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी दिया रखा है। और आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर फ्रॉम कॉपर CuSO4, ठीक है, सॉल्यूशन से। आप एक बार एक्सरसाइजेज को, एक्टिविटी को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या पूछना क्या चाह रहा था, और ये आंसर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों का आंसर है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 1.10 में देख लेना, तो टोटल 11 था, ठीक है। यहाँ से सब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत कम है, ऑलरेडी 2-3 सब्जेक्टिव आ चुका है, तो ऑलरेडी वहाँ पे बात कर चुके, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम लोग 3 ml सॉल्यूशन लेंगे सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है, सोडियम सल्फेट का टेस्ट ट्यूब में, अनदर टेस्ट ट्यूब हम लोग लेंगे बैरियम क्लोराइड का, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब वाइट सब्सटेंस की बात करें बैरियम, ठीक है, जब उसको रिएक्ट कराएंगे तो SO4 2NH और Ba2+ वाटर क्या होगा, इनसॉल्युबल, वो क्या बनेगा, पैसिपिटेशन। ऑलरेडी पैसिपिटेशन का एग्जांपल वहाँ बताए थे, वही वाला यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, ठीक है। याद रखना, पैसिपिटेशन रिएक्शन का वाला एग्जांपल से यहाँ दिया, ऑलरेडी मैंने पैसिपिटेशन का बताया ना सब्जेक्टिव, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे पैसिपिटेशन, ये देखो वही वाला पैसिपिटेशन में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वही सारे सेम ही चीज़ है, बस एक्टिविटी में पूछा था तो मैंने ऐड कर ही दिया, ठीक है। चलो, और हाँ, ये लास्ट वाला चीनाइड, इसको अगर हम लोग कोट 1 ग्राम ऑफ कॉपर से पाउडर से हीट करेंगे तो क्या होगा, तो जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर हैगा वो बिकम क्या हो जाएगा, कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जो कैसा होगा, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये है, मैं कोशिश कर रहा था कि कम से कम 40 मिनट में ख़त्म करते, और ऑलरेडी हो ही गया है। अगर आपको चाहिए सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें डिकोड सीरीज़ में कराया गया है तो उसको अच्छे से कीजिए, सब्जेक्टिव के लिए तो ऑलरेडी इसको देखिए, आपका एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, इसी तरीके से हर एक चैप्टर का करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और भी चीज़ें आएंगे, ठीक है, बस बने रहो चैनल के साथ, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरी है अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी कुछ भला सके। थैंक यू।